क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे त्रुटि धनात्मक भी होती है और त्रुटि ऋणात्मक भी होती है। अगर ज्यादा नाप लिया है तो त्रुटि धनात्मक है, या कम नाप लिया है तो त्रुटि ऋणात्मक है, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए, तो आपने वास्तविक मान, पहली बात तो वास्तविक मान किसको बोला, वास्तविक मान कोई हमें गिवन वैल्यू नहीं होती है। वास्तविक मान हम उस भौतिक राशि को बार बार एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं और उसका मध्य मान निकालते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बहुत सारे परीक्षण लेते हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसका मध्य मान निकालते हैं। उस मध्य मान को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मान। ठीक है, अब मान लो मैंने ये मध्य मान किसी ने ले लिया और बता दिया कि भाई इस भौतिक राशि का वास्तविक मान इतना है। अब मैंने उसका प्रेक्षण लिया और उस प्रेक्षण के दौरान मुझे वो जो वैल्यू मिली वो मेरे पहले प्रेक्षण में A1 मिली, दूसरे प्रेक्षण में A2 मिली, तीसरे प्रेक्षण में A3 मिली। ऐसे मैं जितने प्रेक्षण लूंगा उतनी वैल्यू मुझे प्राप्त होती जाएगी। तो मेरे पहले प्रेक्षण में जो त्रुटि आएगी वो पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि होगी। क्या होगी, पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि। और पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी डेल्टा A1 इज इक्वल टू माध्य मान माइनस A1। हमेशा माध्य में से मापित निकालना है। अब अगर माध्य मान ज्यादा है और मापित मान कम है तो त्रुटि कैसी है, धनात्मक। और अगर माध्य मान कम है और मापित मान ज्यादा है तो त्रुटि कैसी है, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, दूसरे प्रेक्षण के अंदर जो आपकी त्रुटि आएगी या कौन सी निरपेक्ष त्रुटि आएगी, डेल्टा A2 दैट इज A माइनस A2। और ऐसे आप जितने प्रेक्षण लोगे उतनी निरपेक्ष त्रुटियां आपके पास प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई इसमें कहे कि इस भौतिक राशि के मापन में कितनी त्रुटि उत्पन्न हुई, तो आपको मध्य निरपेक्ष त्रुटि बतानी है। कैसी त्रुटि बतानी है, मध्य निरपेक्ष। जैसे मान लो आपके पास एक ये लंबाई है और इस लंबाई की वैल्यू है मान लो 5 मीटर। कितनी वैल्यू है इसकी, 5 मीटर। तो आप बोलोगे उसको कि ये 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी लंबाई वास्तव में तो 5 है, लेकिन इसके मापन के दौरान आप इसमें प्लस माइनस 2 मीटर की त्रुटि कर सकते हो। प्लस माइनस 2 मीटर की त्रुटि कर सकते हो। अगर इसको ऐसा लिखा जाए कि 5 प्लस माइनस 0.02 मीटर, इसका मतलब यह हुआ कि ये लंबाई तो 5 मीटर है, लेकिन आप इसमें 0.02 मीटर मतलब आप 2 सेंटीमीटर तक की इसके मापन में इस स्केल के द्वारा, इसका जो भी स्केल है उस स्केल के द्वारा त्रुटि हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपकी निरपेक्ष त्रुटि है। और ये निरपेक्ष त्रुटि पहले प्रेक्षण की नहीं है, दूसरे प्रेक्षण की नहीं है, तीसरे प्रेक्षण की नहीं है, ये सभी प्रेक्षणों की माध्य त्रुटि है। बात समझ में आई। तो अगर कोई भौतिक राशि का मान ऐसे लिखा हुआ है A प्लस माइनस डेल्टा A, तो यहां पे A उसका वास्तविक मान है और डेल्टा A उसकी निरपेक्ष त्रुटि है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम लोग निरपेक्ष त्रुटि किसको मानेंगे, तो हम लोग इन सब का जो मध्य आएगा उसको निरपेक्ष त्रुटि मानेंगे किसी भौतिक राशि की। तो हम लोग यहां पे मध्य निरपेक्ष त्रुटि की अपन बात करें, मध्य निरपेक्ष त्रुटि, कौन सी त्रुटि की बात करें, मध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो मध्य निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा A इज इक्वल टू मोड ऑफ डेल्टा A1। क्या होगी, मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 और ऐसे ही A3 A4 A5 AN तक, मोड ऑफ डेल्टा AN। ठीक है, ये n प्रेक्षणों की मध्य निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। कितने प्रेक्षणों की, n प्रेक्षणों की मध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्लियर। अब ये जो भी वैल्यू आई, ये वैल्यू आने के बाद में हम लोग अब किसी भी भौतिक राशि का मान व्यक्त करेंगे। किसी भी भौतिक राशि का मान व्यक्त किया जाएगा वो किया जाएगा A प्लस माइनस डेल्टा A, यानी A तो उसका वास्तविक मान होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर प्लस माइनस डेल्टा A में ये जो डेल्टा A है वो देखिए, इसको अगर अपन यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू तो धनात्मक आएगी, लेकिन त्रुटि धनात्मक होगी ये कोई जरूरी नहीं है। फिर उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे तो प्लस माइनस में लिखेंगे कि भाई इसमें यहाँ तो इतना ज्यादा हो सकता है या इतना कम हो सकता है। क्लियर। तो ये इसका वास्तविक मान और ये इसका
ये इसकी निरपेक्ष त्रुटि। और ये कौन सी निरपेक्ष त्रुटि? मध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो आगे से अगर इसका मध्य नाम नहीं दिया जाए और बोला जाए कि इसकी निरपेक्ष त्रुटि कौन सी है, तो अंडरस्टूड है कि वो मध्य निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक है, या इसके साथ ऐसे लिखा हुआ जैसे 5 प्लस माइनस 0.05, तो इसमें ये 5 वास्तविक मान है और 0.05 ये इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। बात क्लियर होगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सापेक्षिक त्रुटि की बात करूं। अगर किसी भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए है, डेल्टा ए है, तो सापेक्षिक त्रुटि किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष? वास्तविक मान के सापेक्ष। तो वास्तविक मान ए है, ए के अंदर त्रुटि कितनी है? डेल्टा ए। ए के अंदर त्रुटि कितनी है? डेल्टा ए। तो एकांक में त्रुटि कितनी है? एकांक में त्रुटि हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए। जैसे मैं कहूं कि 5 के अंदर एक त्रुटि है, तो बताओ 1 में कितनी है? 1/5, 1/5। और मैं कहूं कि 50 के अंदर एक त्रुटि है, 50 के अंदर एक त्रुटि है, तो 1 में कितनी है? 1/50। ठीक है, तो 5 के अंदर एक त्रुटि है, ये निरपेक्ष त्रुटि है, और 1/5 इस 5 की सापेक्ष त्रुटि है। समझ गए? तो ऐसे ही ए के अंदर त्रुटि है डेल्टा ए, ए के अंदर त्रुटि कितनी है? डेल्टा ए। यानी ए का मापन किया जाएगा तो उसमें डेल्टा ए ज्यादा या डेल्टा ए कम मापने की संभावना है। ठीक है, तो इसकी जो सापेक्षिक त्रुटि होगी वो डेल्टा ए अपॉन ए होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, सापेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए होती है। ए की सापेक्ष त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए। यानी ए का मापन, एक कोई भौतिक राशि ए है, उसका मापित मान या उसका वास्तविक मान ए है। ठीक है, राशि का नाम भी ए रख रहा हूं मैं। एक राशि है ए और उस राशि का मापित मान, वास्तविक मान है ए, और उस वास्तविक मान के अंदर त्रुटि है ये वाली। तो इस भौतिक राशि का जो मान लिखा जाएगा वो मान क्या लिखा जाएगा? ध्यान देना इधर। इस भौतिक राशि का जो मान लिखा जाएगा वो मान लिखा जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो अगर आपको कहीं और उसकी फिर सापेक्ष त्रुटि लिखी जाएगी वो डेल्टा ए अपॉन ए। यानी यहां जो लिखा हुआ है प्लस माइनस में वो अपॉन यहां जो लिखा हुआ वो। तो मैं अगर कहीं कोई भौतिक राशि दूं एग्जांपल के तौर में, देखिए कि जैसे मान लो बोला कि एक लंबाई जिसको लिख रहा हूं 10 प्लस माइनस 0.02 मीटर, ये एक लंबाई है 10 प्लस माइनस 0.02 मीटर। यानी एक ये कोई लेंथ है, इस लेंथ की वास्तविक लंबाई 10 है, लेकिन जिस स्केल से इसको नाप रहे हैं उसकी जो त्रुटि है या उसकी जो संभावित त्रुटि है वो प्लस माइनस 0.02 मीटर ज्यादा या कम हो सकती है। तो इसकी सापेक्ष त्रुटि कितनी है? तो इसकी सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी 0.02/10, यानी डेल्टा ए अपॉन ए। ये डेल्टा ए है और ये ए है, तो ये इसकी सापेक्ष त्रुटि हो जाएगी कितनी? 2 0 से 2 0 मतलब 2/1000, 2/1000, या फिर इसको कह सकता हूं 1/500। ये इसकी कौन सी त्रुटि है? ये इसकी सापेक्षिक त्रुटि है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट होती है प्रतिशत त्रुटि। कौन सी त्रुटि होती है? प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में कुछ नया नहीं है, सापेक्षिक त्रुटि को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रतिशत में आ जाएगी। ठीक है, तो एक भौतिक राशि, वही वापस बात करते हैं, एक भौतिक राशि ए है, एक भौतिक राशि ए है और उस ए का जो वास्तविक मान है वो ए है और इसके अंदर जो त्रुटि है वो डेल्टा ए है। ठीक है, और इसकी जो सापेक्षिक त्रुटि है वो डेल्टा ए अपॉन ए है और इसकी जो प्रतिशत त्रुटि है, कौन सी त्रुटि? प्रतिशत त्रुटि, वो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 100 है, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मैं कहूं कि एक कोई तार है, उस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 5 प्लस माइनस 0.02 एम्पियर है। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है इसमें? I बराबर 5 प्लस माइनस 0.02 एम्पियर है। तो वो पूछा है कि इस I के अंदर प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो देखिए ये तो है आपका I का वास्तविक मान और ये है डेल्टा I। तो डेल्टा I अपॉन I, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100 प्रतिशत त्रुटि होती है। तो यहाँ डेल्टा I कितना है? 0.02, I कितना है? 5 इंटू 100। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 0.02 को 100 से गुणा करेंगे तो 2/5, 2/5 कितना होता है? 0.4%। हाँ,
ये जो आई का मापित मान है ना, इसके अंदर 0.4% की त्रुटि है, 0.4% की त्रुटि। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये हुई आपकी प्रतिशत त्रुटि। फिर एक एग्जांपल है छोटा सा, और इसमें बोला कि एक भौतिक राशि है जिसके मापित मान क्रमशः ये जितने परीक्षण लोगे उतने मापित मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इस भौतिक राशि के मापित मान है, देखिए पहला मान ये है, दूसरा मान ये है। तो मैं इस भौतिक राशि को बोल देता हूं, ये भौतिक राशि ए है। क्या नाम है इसका? ए है। ठीक है, और इस ए का पहला मान ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। 5 प्रेक्षण लिए और 5 प्रेक्षणों में ये वैल्यू प्राप्त हुई। एक भी सेम नहीं है। ठीक है, कोई है क्या सेम? 32, 30, 28, 26, 34 सारे डिफरेंट वैल्यू है। अब बोला कि इसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी है। कोई बात नहीं, आप क्या करोगे? देखिए आपको दिया हुआ है A1 बराबर पहले प्रेक्षण में जो वैल्यू दी है वो है 2.32 kg। ठीक है, 2.32 kg। दूसरे प्रेक्षण में जो वैल्यू दी हुई है वो है 2.3 kg। ठीक है, तीसरे प्रेक्षण में जो वैल्यू दी हुई है वो है आपकी 2.28 kg। और चौथे प्रेक्षण के अंदर जो वैल्यू दी हुई है A4 वो है आपकी 2.26 kg। और पांचवें प्रेक्षण के अंदर जो वैल्यू दी हुई है A5 वो है आपकी 2.34 kg। ये सभी प्रेक्षणों की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अलग अलग प्रेक्षण की अलग अलग वैल्यू है। तो सबसे पहला काम आप इनका माध्य मान निकालें, ए माध्य निकालें, जिसको आप रियल वैल्यू बोलोगे, जिसको आप वास्तविक मान बोलोगे, वो आप कैलकुलेट करें। वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? वो कैलकुलेट करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन कितने प्रेक्षण है? 5 है, तो अपॉन 5। ठीक है, इन सब का योग करो, इन सब का योग करो और योग करके ये वाली वैल्यू निकालो। तो सबका योग करते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखें, फटाफट करें तुम लोग। 2.32 प्लस 2.30 प्लस 2.28 प्लस 2.26 प्लस 2.34, ये आया 11.5। इन सब का योग देखना, इन सब का योग करना है, और इन सब का योग आया 11.5/5। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसमें 5 का मैं भाग देता हूं तो ये आता है 2.30। ठीक है, ये 2.30 आपका क्या आया है? मध्य मान। अब क्या करना है? अब आपका मध्य मान आ गया तो सारे प्रेक्षणों के अंदर निरपेक्ष त्रुटियां कैलकुलेट करो। ठीक है, तो पहले प्रेक्षण के अंदर निरपेक्ष त्रुटि, पहले प्रेक्षण के अंदर आपकी निरपेक्ष त्रुटि आएगी डेल्टा A1। डेल्टा A1 बराबर क्या आएगी? डेल्टा A1 बराबर A माइनस A1। ठीक है, तो बताओ A कितना है? A तो आपका 2.30, तो ये हो गया 2.30 माइनस A1 कितना है? 2.32। तो ये कितना आया बताओ? ये आपका आया है माइनस में आएगा, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है, ये माइनस में आएगा 0.02। ये पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि आई और ये ऋणात्मक आई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, दूसरे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि 2.30 में से ये वाला हटाओ 0, दूसरे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि 0 आई, कोई दिक्कत नहीं, आ सकती है। तीसरे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि तीसरे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि A3, बताओ A3 देखिए 2.30 में से 2.28 देखिए कितना कम है? 0.02 कम है, तो प्लस में आएगी 0.02। चौथे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि, चौथे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि 2.30 में से 2.26 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.04, बहुत बढ़िया। और पांचवें प्रेक्षण की जो निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा A5, 2.30 में से सब्ट्रैक्ट करो 2.34, 0.04 माइनस में, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है, तो ये ऋणात्मक आएगा और आएगा 0.04। ये आगे आपके डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 इन सब की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग मध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। कौन सी त्रुटि निकालेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि होती है डेल्टा A, और डेल्टा A बराबर क्या होती है? डेल्टा A बराबर होती है मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A2 और A3, A4, A5
और बट्टे में 5। तो बताइए ये जो जो वैल्यू आई है यहां पे 5 वैल्यू आई है, पांचों को धनात्मक लेते हुए जोड़ना है, पांचों को धनात्मक लेते हुए जोड़ना है। तो देखिए ये 0.2 प्लस 0 नहीं 0.02 प्लस 0.02 हुआ, फिर 0.02 ये कितना हो गया 0.04, फिर 0.04 0.04 0.08 और फिर 0.08 और 4 0.08 और 4। ठीक है, देखिए 0.08 प्लस 0.04 कितना हो गया भाई 2 और ये 0.12, तो ये वैल्यू यहां से आएगी 0.12। समझ में आ गई? अब ये 0.12 तो क्या आया, 0.12 तो आपका आया है इसका एडिशन, योग आया इसका। .12 इसका क्या आया है, योग आया है। ठीक है, तो बट्टे 5। ठीक है, अब इसमें भाग दे दो भाई, 0.12 डिवाइड बाई 5, ये आ गया आपका 0.024। क्लियर, ये आपका डेल्टा ए आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अब मैं इसको हटाता हूं यहां से, और देखो तुम लोगों को करना आता है कर लेना, साथ साथ करते जाओ। ये देखिए यहां से मैं सारी वैल्यू यहां से हटा रहा हूं, ना 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 ना। क्लियर, अब देखो ये मैंने यहां से हटा दिया, और अब ध्यान से देखना तुम लोग, यस, अब ये आ गया आपके पास डेल्टा ए और ये आपके पास ए। ठीक है, अब आप क्या निकालो, पहले सबसे पहले सापेक्षिक त्रुटि। सापेक्षिक त्रुटि होती है डेल्टा ए अपॉन ए। तो डेल्टा ए अपॉन ए आपके पास कितना आया, डेल्टा ए तो है 0.024 और ए कितना है, ए है 0.30। ये आ गई सापेक्षिक त्रुटि, भाग दे देते हैं अपन इसमें, डिवाइड बाई 2.30, ये आपके पास आ गया 0.0, देखें ये आपके पास आ गया 0.0104। ठीक है, अब इसके बाद में देखो सार्थक अंकों का अगर अपन ध्यान रखें, सार्थक अंकों का अगर अपन ख्याल रखें, तो आपको पता है यहां पे इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 है। ठीक है, तो अपन अभी सार्थक अंकों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बाकी सार्थक अंकों का ख्याल रखेंगे। तो देखिए ऊपर वाले में सार्थक अंक 2 है और बटे में सार्थक अंक 1 है, तो आंसर में सार्थक अंक कितने आने चाहिए, 1 आने चाहिए। ठीक है, तो यहां सार्थक अंक कितने आ रहे हैं, यहां सार्थक अंक आ रहे हैं 2, जबकि सार्थक अंक कितना आना चाहिए, 1। तो सार्थक अंक 1 कब आएगा, सार्थक अंक 1 तब आएगा जब इसको पूर्णांकित करेंगे। तो एक बार सार्थक अंकों को छोड़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, ये आया। अब इसके बाद में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो डेल्टा ए अपॉन ए दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइड बाई 100 करें इसको, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1.04%। तो अप्रोक्सीमेटली 1%। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतना इसके अंदर त्रुटि हुई। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है, यस, त्रुटियों का संयोजन। नेक्स्ट क्या है, त्रुटियों का संयोजन। ठीक है, तो त्रुटियों का संयोजन क्या होता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले योगफल और व्यवकलन में त्रुटियों का संयोजन। आपके पास एक भौतिक राशि है a, ठीक है, और एक दूसरी भौतिक राशि है b, दो राशियां। ठीक है, a का जो मापित मान है वो है a प्लस माइनस डेल्टा ए, और b का जो मापित मान है वो है b प्लस माइनस डेल्टा b। देखिए a तो सिर्फ वास्तविक मान है, a क्या है, a वास्तविक मान है और डेल्टा a इसमें त्रुटि है, इसमें b वास्तविक मान है और डेल्टा b इसमें त्रुटि है। तो वास्तविक मान प्लस त्रुटि मापित मान होता है, वास्तविक मान प्लस त्रुटि क्या होता है, मापित मान, और इधर भी ये मापित मान है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, इसका वास्तविक मान a है और इसका वास्तविक मान b है, तो इनका वास्तविक योगफल की अगर मैं बात करूं, वास्तविक योगफल वो z बराबर हो जाएगा a प्लस बी। z बराबर क्या होगा,
a प्लस बी। और वास्तविक सब्ट्रैक्शन या वास्तविक व्यवकलन की अगर मैं बात करूं तो z बराबर हो जाएगा a माइनस बी। ये बाकी है, ठीक है। अब बताइए, ये तो हुआ वास्तविक सब कुछ। जब a वास्तविक है, b वास्तविक है, यानी a बिना त्रुटि का है, b बिना त्रुटि का है, तो इनका योगफल z बिना त्रुटि का होगा। और इधर a बिना त्रुटि का है, b बिना त्रुटि का है, तो इनका अंतर z भी बिना त्रुटि का होगा। लेकिन a का भी मापन कर रहे हैं, b का भी मापन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली त्रुटि तो होनी ही है, ठीक है। रैंडम एरर भी हो जाएगी, लेकिन होनी है, कुछ न कुछ त्रुटि हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो अब बताइए, त्रुटिपूर्ण z की अगर मैं बात करूं तो वो z नहीं होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z होगा। त्रुटिपूर्ण z की बात करूं तो z प्लस माइनस डेल्टा z होगा। और a की जगह क्या होगा, a की जगह होगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह क्या होगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। बात समझ में आ गई। और यहां से दिस इज a, ये प्लस b और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। बात क्लियर हुई। दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा z। ओके, अब आप ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, z इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी की जगह z है और ये भी z है, हट गया। तो बताइए, प्लस माइनस डेल्टा z मतलब डेल्टा z, मैक्सिमम त्रुटि कितनी, डेल्टा z। और इधर की तरफ मैक्सिमम त्रुटि कितनी है, दोनों को प्लस ले लो, दोनों को प्लस ले लो, तो मैक्सिमम त्रुटि हो जाएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये अधिकतम है, ठीक है। तो अधिकतम में इतनी ज्यादा हो सकती है और अधिकतम में इतनी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये योगफल में त्रुटि आई। ऐसे ही मैं इनका अंतर निकालूंगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस आ जाएगा। तो उस समय भी मैक्सिमम निकालेंगे तो देखिए, ये a माइनस बी ये तो कट जाएगा यहां से, और यहां डेल्टा z इज इक्वल टू यहां पे प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहां पे माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो आपको मैक्सिमम त्रुटि निकालनी है, तो इसका भी चिन्ह प्लस में लेना है, इसका भी चिन्ह प्लस में लेना है। तो योगफल और व्यवकलन में निरपेक्ष त्रुटि पृथक राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योगफल के तुल्य होती हैं। समझ में? सेम ये इसी में ही यही रिजल्ट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला आ रहा है गुणनफल और भागफल में त्रुटियों का संयोजन। गुणनफल और भागफल में त्रुटियों का संयोजन। तो मेरे पास अगेन एक राशि है a और दूसरी राशि है b, ठीक है। a का जो मापित मान है दैट इज a प्लस माइनस डेल्टा a, और b का जो मापित मान है वो है b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। ये b का मापित मान, ये a का मापित मान। अब देखिए, गुणनफल की मैं बात करूं, जैसे जोड़ बाकी का सेम आया था वैसे गुणनफल भागफल का सेम आएगा, ठीक है। तो गुणनफल की मैं बात करूं तो गुणनफल देखिए, अगर z आपके पास a बिना त्रुटि का है और b बिना त्रुटि का है तो z बिना त्रुटि का आएगा ऐसे। ये शुद्ध z है जिसमें a शुद्ध वैल्यू है, b शुद्ध वैल्यू है, जिसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं त्रुटि की बात करूं, इसमें अगर त्रुटि होगी तो देखिए z हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z। z की जगह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z। और a और b की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो देखिए, a को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू बी, फिर a को इससे मल्टीप्लाई करूं तो प्लस माइनस a डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी, फिर डेल्टा ए को इससे मल्टीप्लाई करूं तो b डेल्टा ए प्लस माइनस, और इससे मल्टीप्लाई करूं तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ये देखिए, ये गुणा भाग करना आता है आपको। मैंने इस a को पहले दोनों से गुणा किया, या फिर आप b को पहले दोनों से गुणा कर दो, फिर इसको पहले दोनों से गुणा कर दो। क्लियर? ये आपका आया z प्लस माइनस डेल्टा z। अब मुझे बताइए, z इज इक्वल टू a इंटू बी, तो ये a इंटू बी इज इक्वल टू z कट गया। समझ में आ गई बात? अब आपके पास आया डेल्टा z अपॉन z। ये सारे आप क्या कर लो, सारे डेल्टा z प्लस में ले लो, डेल्टा z प्लस में। अधिकतम त्रुटि
प्लस डेल्टा जेड और न्यूनतम त्रुटि माइनस डेल्टा जेड। तो ये अधिकतम प्लस में ऊपर की तरफ, ये माइनस में दूसरी तरफ, ठीक है। यहाँ तो इतना ज्यादा, यहाँ इतना कम, तो सारे प्लस में ले लो, तो इधर हो जाएगा डेल्टा जेड और उधर से मैं ले लूँ बी डेल्टा ए या ए डेल्टा बी, जो भी है। प्लस में ले लो ए डेल्टा बी, फिर प्लस बी डेल्टा ए। और एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि ये डेल्टा ए बहुत अल्प त्रुटि है, ये डेल्टा बी अल्प त्रुटि है, और दो अल्प वैल्यूज को आपस में गुणा करते हैं तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। आपको पता है, जैसे मान लो मैं बात करूं 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 0.06, ये छोटा वैल्यू, ये छोटा वैल्यू, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे ना आप, तो इन दोनों का गुणा क्या आएगा, देखिए 6 दूनी 12, तो 0.0012, ये देखिए, क्लियर। तो ये 0.2 है, ये 0.6 है, लेकिन इनका गुणनफल 0.0012 है, बहुत छोटा है, क्लियर। तो इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी वैल्यू है ना, इनका जो ये गुणनफल है, ये गुणनफल आप नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये और ये लिया और ये तो कट गया। अब मैं इसको z का भाग दूं, इसमें किसका भाग दूं, z का। तो इधर देखिए z, और इधर z बराबर क्या है, ab, तो इसमें मैंने भाग दे दिया ab का, और इसमें भी भाग दे दिया ab का। मैं z का भाग दूं या ab का भाग दूं, एक ही बात है। तो इधर तो z है तो z का दे दिया, और इधर a और b में है तो ab का भाग दे दिया। अब आप ध्यान दें, अब आपके पास क्या क्या कट रहा है, क्या क्या बन रहा है, देखो देखिए a से a कट गया और b से b कट गया। लेकिन ये ध्यान देना, यहां पे इस b से ये b मत काट देना, क्योंकि ये तो b है, लेकिन ये b नहीं, ये डेल्टा b है, b में परिवर्तन है। ऐसा नहीं कि इस b से b कट गया सिर्फ डेल्टा रहा, ये b में परिवर्तन है, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। ऐसे ही ये a है और ये a में परिवर्तन है। तो यहां से डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से आपको ये चीज समझ में आई कि दो राशियों के गुणनफल में उत्पन्न त्रुटि, उत्पन्न कौन सी त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि, उत्पन्न सापेक्षिक त्रुटि, या फिर इसको 100 से गुणा कर दूं तो यही प्रतिशत त्रुटि बन जाएगी। दोनों तरफ करना पड़ेगा 100 से गुणा। तो दो राशियों के गुणनफल में उत्पन्न सापेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि पृथक पृथक राशियों में प्रतिशत त्रुटियों के योगफल के बराबर होती। अगर इसमें 2% त्रुटि है, a में 2% त्रुटि है और b में 3% त्रुटि है, तो a इंटू बी में 5% त्रुटि होगी, न कि 6%, न कि 2 गुणा 3 होगा। 2 गुणा 3 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ 2 प्लस 3 होगा, 2 प्लस 3, यहाँ 5% त्रुटि होगी। कितनी त्रुटि होगी, 5%। a में अगर 3% त्रुटि है, b में 4% त्रुटि है, तो a इंटू बी में 7% त्रुटि होगी, न कि 3 इंटू 4 12%। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो दो राशियों के गुणनफल में उत्पन्न प्रतिशत त्रुटि इन राशियों में उत्पन्न पृथक पृथक प्रतिशत त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है, और यही फंडा भागफल में होता है, ठीक है। तो दो राशियों का अगर भागफल a अपॉन b है, ठीक है, z बराबर क्या है, a अपॉन b, ठीक है। तो इसके अंदर जो त्रुटि उत्पन्न होगी डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z दैट इज डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, आपको बोला जाए कि धारा बराबर v अपॉन r, धारा बराबर v अपॉन r और r बराबर v अपॉन i। आपको बोला जाएगा v के मापन में इतनी त्रुटि है, i के मापन में इतनी त्रुटि है, तो बताइए प्रतिरोध के मापन में कितनी त्रुटि होगी। तो प्रतिरोध डेल्टा r अपॉन r इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा i अपॉन i। तो अगर दो राशियों के बीच में गुणा का साइन है या दो राशियों के बीच में भाग का साइन है, आपके त्रुटियों के बीच में प्लस का ही साइन आना है।
त्रुटियों के कैलकुलेशन में किसका साइन आना है? प्लस का। ठीक है, आपको बोला जाए कि z इज इक्वल टू ए इंटू बी के अंदर जो त्रुटि है वो है डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब आपको ये बोला जाए कि देखिए नहीं b बराबर भी a है मेरा, क्या बोला जाए कि b बराबर क्या है? a। अगर b बराबर a है तो z बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और z बराबर a स्क्वायर हो जाएगा तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा a अपॉन a तो है ही डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, और वो बोल रहा है कि b की जगह भी a है तो ये भी डेल्टा a अपॉन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा a अपॉन a। तो ये डेल्टा a अपॉन a, ये डेल्टा a अपॉन a कितना हो गया? 2 डेल्टा a अपॉन a, 2 डेल्टा a अपॉन a। एक बात और ध्यान से देखें यहां पे, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि 3 राशियां a b c, कितनी राशियां हैं? 3 राशियां a b c। अगर 3 राशियां a b c तो तीनों का गुणनफल z बराबर a इंटू बी इंटू सी है, तो इनका त्रुटि हो जाएगी डेल्टा z अपॉन z। देखिए गुणनफल और भागफल में हमेशा सापेक्षिक त्रुटि निकाली जाती है और योगफल और व्यवकलन में हमेशा निरपेक्ष त्रुटि निकाली जाती है। तो यहां पे डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। ठीक है, अब मैं कहूंगी नहीं b बराबर भी a है और c बराबर भी a है तो z बराबर क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अगर z बराबर a क्यूब है तो डेल्टा z बराबर z अपॉन z बराबर क्या होगा? देखिए डेल्टा a अपॉन a होगा, डेल्टा b अपॉन b की जगह भी डेल्टा a अपॉन a होगा और डेल्टा c अपॉन c की जगह भी डेल्टा a अपॉन a होगा। तो कितनी बार डेल्टा a अपॉन a आ रहा है? 3 बार, तो 3 डेल्टा a अपॉन a। ओहो, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि z बराबर a क्यूब है या फिर z बराबर a स्क्वायर है। अगर z बराबर a स्क्वायर है, z बराबर a स्क्वायर है तो ये जो पावर है वो आगे आ गई और डेल्टा a अपॉन a लिख दिया, और z बराबर a क्यूब है तो भी ये पावर आगे आ गई और डेल्टा a अपॉन a लिख दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास z बराबर a की पावर x है तो डेल्टा z अपॉन z क्या होगा भाई? तो डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा x डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a। अब मुझे कोई कहे कि मेरे पास एक गोला है और उसकी त्रिज्या r है, मेरे पास कोई गोला है और उसकी त्रिज्या कितनी है? r है, तो मैं कहूं भाई बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s बराबर क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, और इसका आयतन v बराबर क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब मुझे कोई बोले कि r में प्रतिशत त्रुटि 2% है, कि गोले की त्रिज्या के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 2%। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी और इसके आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? यह आपका एक एग्जाम्पल है, तो ध्यान देना। यहां पे आपको पूछा है डेल्टा s अपॉन s मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आपको पूछा है। ठीक है भाई, तो यहां पे देखिए पहले मल्टीप्लाई 100 मत करो, पहले आप सीधा समझ लो, आपको पूछा है इंटू 100, लेकिन आप पहले तो ये निकालो डेल्टा s अपॉन s। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। इधर देखो, ये पीला कलर ले लिया आपने, और डेल्टा s अपॉन s इज इक्वल टू, देखिए 3 राशियों का गुणनफल है 4 पाई और r स्क्वायर। 4 एक कांस्टेंट राशि है, अगर मैं 4 को a मानूं, 4 को क्या मानूं? a। देखिए अपन ने देखो z बराबर a b c लिखा था, a इंटू बी इंटू सी, तो ये आया था डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c, ऐसा लिखा था अगर तीनों का गुणनफल है। तो मैं a को 4 मानूं, a को क्या मानूं? 4, तो डेल्टा a में परिवर्तन, तो यहां पे 4 में क्या परिवर्तन होगा? 4 तो 4 है। अगर 4 कोई अज्ञात राशि होती तो उसमें परिवर्तन हो सकता था, लेकिन 4 तो एक कांस्टेंट है, तो 4 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल्टा 4 अपॉन 4 नहीं होता है। हाँ, डेल्टा पाई अपॉन पाई नहीं होता है, समझ गए? तो इसमें परिवर्तन 0, इसमें परिवर्तन 0, तो इसका ये अपॉन ये और दूसरे वाले का ये अपॉन ये, तो 0 0 0। अब रहा तुम्हारे पास क्या? आर स्क्वायर। आर जो स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, पावर 4 होती है, पावर x होती है, कुछ भी होता है, वो पावर आ जाती है आगे, तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर। हाँ, तो क्षेत्रफल में त्रुटि है वो
2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर होगी। और ऐसे ही बताओ आयतन में त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा वी अपॉन वी बराबर 3 टाइम डेल्टा आर अपॉन आर। अरे बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां पे देखिए, ये देखिए 4/3 पाई, ये सब कुछ कांस्टेंट है नहीं है, ये सारे कांस्टेंट है। तो फिर ये और इसमें ये। अब आपको तो प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात की है ना, दिया गया क्या है, प्रतिशत त्रुटि। तो आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। आपको दिया डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर 2%। भाई आर में प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या है, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2%, ये दिया हुआ। तो आप यहां पे बताइए, ये देखिए 2 और डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना, 2%। कितना आया भाई, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आएगा 4%। और आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा, ये देखिए 2 दिया हुआ है, तो 3 इंटू 2, ये लो भाई 6%। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, वो खूब पढ़ लिया। अब आगे बात करेंगे कल।